आम तौर पर ना जब हम क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले उस ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक बहुत ही अनुशासित, शांत और सख्त नियमों वाली छवि उभरती है। बिल्कुल, एकदम जेंटलमैन गेम वाली छवि। हाँ वही, लेकिन जरा 13 जुलाई 2002 के उस ऐतिहासिक दृश्य की कल्पना कीजिए। लॉर्ड्स के उस प्रतिष्ठित बालकनी में खड़ा एक भारतीय कप्तान अपनी जर्सी उतारता है और उसे हवा में पूरी आक्रामकता के साथ लहराने लगता है। मतलब ये कोई साधारण जीत का जश्न तो बिल्कुल नहीं था। सच कहूँ तो वो सिर्फ एक जश्न नहीं था, वो सीधे तौर पर एंड्रू फ्लिंटॉफ को दिया गया एक करारा जवाब था। और उससे भी बढ़कर देखा जाए तो वो एक नए भारत का बेखौफ ऐलान था। बिल्कुल सही कहा। और आज की इस गहन चर्चा के केंद्र में है वही कप्तान सौरव गांगुली। देखिए, हमारे पास जो स्रोत है ना, उनमें उनकी आत्मकथा अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, बहुत सारे क्रिकेट के आंकड़े, लीडरशिप और मैनेजमेंट की केस स्टडीज और यहाँ तक कि उनके बीसीसीआई अध्यक्ष काल के काफी विवादित दस्तावेज भी शामिल हैं। और आज हमारा जो मिशन है वो केवल उनके शतक या विकेट गिनना नहीं है। राइट। हमें उन दस्तावेजों के जरिए उस पूरी मानसिकता को डिकोड करना है। मतलब हमें ये समझना है कि कैसे एक व्यक्ति ने एक बिखरी हुई टीम को आक्रामक बनाना सिखाया, कैसे एक विद्रोही खिलाड़ी सिस्टम से लड़ते लड़ते खुद प्रशासक बन गया, और ये भी कि कैसे एक लीडर अपने संगठन की संस्कृति को पूरी तरह से बदल सकता है। ये सच में एक बेहद शानदार यात्रा है। अगर हम इस कहानी की बिल्कुल शुरुआत में जाएं, तो गांगुली का जन्म कलकत्ता के एक बेहद संपन्न परिवार में हुआ था। हाँ, एक बहुत ही अमीर परिवार। और बचपन से ही उन्हें घर पर महाराज कहकर बुलाया जाता था। ये नाम उनके राजसी रहन सहन का प्रतीक तो था ही, लेकिन उनके भीतर एक खिलाड़ी बनने की जो जिद थी वो इस नाम से बिल्कुल अलग थी। एक ऐसी जिद जो सच में बहुत हैरान करने वाली थी। सच में मुझे तो स्रोतों में उनके बचपन का एक तथ्य पढ़कर बहुत ही अजीब लगा। मतलब गांगुली मूल रूप से दाएं हाथ के व्यक्ति हैं, यानी जन्म से वो राइट हैंडेड हैं। हाँ बिल्कुल। केवल अपनी बहन की किताबें पढ़ने के लिए पूरी तरह से नई भाषा ही सीख ले। हाँ, ये उपमा बिल्कुल सटीक है। तो मैं यही सोच रही थी कि क्या ये महज एक अमीर घर के बच्चे की जिद थी या इसके पीछे कुछ और था। देखिए, इसे महज एक जिद मान लेना बहुत बड़ी भूल होगी। अच्छा। हाँ, क्योंकि अगर हम तकनीकी और न्यूरोलॉजिकल नजरिए से देखें तो एक राइट हैंडेड इंसान के लिए लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाजी करना बेहद मुश्किल होता है। मोटर स्किल्स का इश्यू होता है ना। बिल्कुल। इसमें सिर्फ बल्ला पकड़ने का तरीका नहीं बदलता, आपकी जो डोमिनेंट आई होती है, यानी जो प्रमुख आंख गेंद को देखती है, और आपका पूरा फुटवर्क, सब कुछ उल्टा हो जाता है। अरे बाप रे। तो जो इंसान महज अपने बड़े भाई के उपकरण इस्तेमाल करने के लिए अपने हाथ और आंख के प्राकृतिक समन्वय को पूरी तरह से फिर से प्रोग्राम कर ले, आप समझ सकती हैं कि वो परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढालने में कितना माहिर होगा। सच में ये उनकी उस जबरदस्त अनुकूलन क्षमता यानी एडेप्टेबिलिटी का पहला संकेत था, और यही क्षमता उनके ऐतिहासिक टेस्ट डेब्यू में भी दिखी थी। 1996 का वो लॉर्ड्स टेस्ट। एग्जैक्टली, जब नवजोत सिंह सिद्धू इंग्लैंड दौरे से बीच में ही विवादों के चलते वापस लौट आए थे, तो 20 जून 1996 को गांगुली को अचानक मौका मिल गया और उन्होंने उस मौके को दोनों हाथों से लपका। बिल्कुल, उन्होंने 7 घंटे से भी अधिक समय तक बल्लेबाजी की, 20 चौके लगाए और 131 रन की मैराथन पारी खेली। मतलब लॉर्ड्स में अपने डेब्यू मैच में शतक लगाने वाले वे इतिहास के केवल तीसरे खिलाड़ी बने थे। देखिए, वो 131 रन की पारी कोई सामान्य उपलब्धि नहीं थी। वो ये साबित कर रही थी कि ये लड़का दबाव के क्षणों में निखरना जानता है। राइट। लेकिन एक व्यक्तिगत खिलाड़ी के रूप में शुरुआत करना एक बात है, असली परीक्षा तो तब शुरू हुई जब पूरी भारतीय क्रिकेट व्यवस्था ही एक अभूतपूर्व संकट में घिर गई। आप साल 2000 की बात कर रहे हैं ना? जी हाँ, मैच फिक्सिंग का वो काला दौर। वो सच में बहुत डरावना समय था। दिग्गजों पर सवाल उठ रहे थे, प्रशंसकों का भरोसा टूट गया था, और उसी भारी दबाव में सचिन तेंदुलकर ने स्वास्थ्य और मानसिक दबाव के कारण कप्तानी छोड़ दी थी। और ऐसे माहौल में गांगुली ने कप्तानी संभाली। लीडरशिप और मैनेजमेंट की भाषा में इसे सिचुएशनल लीडरशिप कहा जाता है। ये केस स्टडीज में बहुत पढ़ाया जाता है। तो श्रोताओं के लिए मैं ये पूछना चाह रही थी कि सिचुएशनल लीडरशिप को हम थोड़ा आसान भाषा में कैसे समझें? सिचुएशनल लीडरशिप का सीधा सा मतलब है कि एक लीडर के पास कोई एक फिक्स तरीका नहीं होता। ओके। वो अपनी टीम की मौजूदा स्थिति, संकट की गहराई और टीम के मनोबल के हिसाब से अपनी शैली बदलता है। जब टीम डरी भी हो, बिखर रही हो, तो लीडर को तानाशाह नहीं बल्कि एक रक्षक बनना पड़ता है। और गांगुली ने कप्तान बनते ही यही किया।
लेकिन उनके फैसले बहुत ही आक्रामक थे। बहुत ज्यादा आक्रामक। मतलब उन्होंने दशकों से चले आ रहे कोटा सिस्टम को उखाड़ फेंका। उन्होंने सिर्फ टैलेंट देखा और युवाओं को मौका दिया, जैसे सहवाग, युवराज, कैफ, जहीर, हरभजन। हाँ, ये सभी नाम आज लीजेंड हैं। बिल्कुल। मुझे तो ये एक कॉर्पोरेट उदाहरण जैसा लगता है। ये एक ऐसी दिवालिया कंपनी के नए सीईओ की तरह है जो पुरानी सोच वाले बोर्ड को पूरी तरह दरकिनार करके फ्रेशर्स को अहम प्रोजेक्ट सौंप देता है। ये बहुत ही शानदार उपमा है। लेकिन मैं सोच रही थी कि ऐसे ड्रेसिंग रूम में जहां इतने सीनियर्स का दबदबा था, गांगुली ने इन जोखिम भरे बदलावों को टीम से स्वीकार कैसे करवाया? बगावत क्यों नहीं हुई? इसका एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण है। उन्होंने सिर्फ आदेश नहीं दिए, बल्कि सबसे बड़े जोखिम खुद उठाए। मतलब खुद को आगे रखा। ओपनिंग करने उतर गए थे। अरे वाह। और जब एक लीडर खुद को आगे रखकर पहला वार सहता है ना, तो टीम उसका सम्मान अपने आप करने लगती है। ये तो बहुत ही गहरी बात है और ये उनकी रणनीतियों में भी दिखता है। 2001 में ईडन गार्डन्स में उन्होंने वीवीएस लक्ष्मण को नंबर 3 पर भेजा, जहां लक्ष्मण ने 281 रन बनाए। वो भारतीय इतिहास की सबसे महान पारियों में से एक है। बिल्कुल। और फिर 2002 नेट वेस्ट और 2003 वर्ल्ड कप में उन्होंने राहुल द्रविड़ से विकेट कीपिंग करवाई। मतलब द्रविड़ जैसे क्लासिक बल्लेबाज को विकेट कीपिंग के लिए राजी करना कोई मजाक तो नहीं रहा होगा। मजाक बिल्कुल नहीं था, लेकिन गांगुली ने समझाया कि इससे टीम का बैलेंस कैसे सुधरेगा। एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज खिलाने की जगह बन गई टीम में। और उसी वजह से हम 2003 वर्ल्ड कप के फाइनल तक भी पहुंचे। खैर, अपनी टीम के भीतर ये आत्मविश्वास भरने के बाद गांगुली ने इस आक्रामकता का रुख विरोधियों की तरफ मोड़ दिया। हाँ, यहीं से माइंड गेम्स का एक नया दौर शुरू हुआ। सच में मैदान पर उनका प्रदर्शन तो था ही गजब का। राहुल द्रविड़ ने तो उन्हें ऑफ साइड पर भगवान के बाद दूसरा कहा था। उनके आंकड़े भी तो देखें। वनडे में 11,363 रन, वर्ल्ड कप में 183 रन का रिकॉर्ड। और वो दुर्लभ ट्रिबल भी, 10,000 रन, 100 विकेट और 100 कैच वाला। बिल्कुल। शुरुआत में उनकी शॉर्ट पिच गेंदों पर कमजोरी थी, लेकिन उन्होंने उसे भी सुधारा। लेकिन आंकड़ों से ज्यादा मुझे उनके उन माइंड गेम्स में दिलचस्पी है। जैसे 2001 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ स्टीव वॉ को टॉस के लिए जानबूझकर 4 बार इंतजार करवाना। वो तो बहुत ही मशहूर किस्सा है। यहाँ तक कि एक बार तो वो बिना आधिकारिक जर्सी के ही टॉस के लिए पहुँच गए थे। मुझे सच में ये जानना है कि क्या ये सब सिर्फ उनका अहंकार था? मतलब क्या वो जानबूझकर ऐसे कर रहे थे? देखिए, जो लोग इसे सिर्फ अहंकार मानते हैं वे गलत हैं। मनोविज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इसे ब्रिंकमैनशिप की रणनीति कहा जाता है। ब्रिंकमैनशिप, ये क्या होता है? ब्रिंकमैनशिप का मतलब है कि आप खतरे या टकराव के बिल्कुल मुहाने तक जाते हैं। मतलब आप रबर बैंड को तब तक खींचते हैं जब तक कि वो टूटने न लगे, सिर्फ ये देखने के लिए कि सामने वाला दबाव में कब झुकता है। अच्छा। गांगुली उस कमजोर और विनम्र भारतीय क्रिकेटर की पुरानी छवि को तोड़ना चाहते थे। उन्हें पता था कि स्टीव वॉ की ऑस्ट्रेलियाई टीम को खुश करके नहीं जीता जा सकता। उन्हें मानसिक रूप से हराना होगा। बिल्कुल। टॉस के लिए लेट आना स्टीव वॉ के दिमाग में घुसने की एक सोची समझी रणनीति थी। और जीतने का ये जुनून इस कदर था कि उन्होंने कई बार सीमाएं भी लांघी। खेल की गति धीमी करने जैसे सलमान बट के खिलाफ और ज्यादा अपील करने के चक्कर में वे सस्पेंड भी हुए। हाँ, मैच रेफरी ने कई बार उन पर जुर्माना लगाया। लेकिन यही जिद्दी रवैया जिसने भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयां दी, अंततः उनके करियर के सबसे अंधकार में दौर का कारण भी बन गया। आप ग्रेग चैपल युग की बात कर रही हैं? एग्जैक्टली। 2005-2006 का वो दौर जब कोच और कप्तान के बीच सत्ता का भयानक टकराव हुआ। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि चैपल को कोच बनाने की वकालत तो खुद गांगुली ने ही की थी। जी हाँ, उन्होंने 2 बार चैपल को प्रमोट किया था। तो फिर ये तो बिल्कुल वैसा हो गया कि आपने अपनी कंपनी को सुधारने के लिए किसी बाहरी कंसल्टेंट को हायर किया और उसने आते ही सबसे पहले आपको ही कंपनी से निकाल दिया। हाँ, बिल्कुल यही हुआ। तो मैं यही सोच रही थी कि क्या इस पूरे विवाद में गलती किसी एक व्यक्ति की थी या ये 2 ऐसे शक्तिशाली विजनरी लोगों का टकराव था जो एक साथ काम कर ही नहीं सकते थे। इसे अल्फा मेल सिंड्रोम के टकराव के रूप में देखना ज्यादा सही होगा। जब 2 अत्यधिक नियंत्रण चाहने वाले लोग एक ही ड्रेसिंग रूम में हों तो विस्फोट होना तय है। और वो विस्फोट हुआ जिम्बाब्वे दौरे पर। हाँ, चैपल का वो ईमेल लीक हो गया था। बाप रे, उस ईमेल में तो बहुत कुछ था। उन्होंने गांगुली को शारीरिक और मानसिक रूप से अनफिट लिख दिया था। ये भी कहा कि वो टीम का माहौल खराब कर रहे हैं और चोट का नाटक कर रहे हैं। और उसके बाद जो भूचाल आया
वो तो सबको पता है। गांगुली को कप्तानी से हटा दिया गया, टीम से बाहर कर दिया गया। कोलकाता में तो भारी विरोध प्रदर्शन हुए, संसद तक में इस मुद्दे की गूंज सुनाई दी। बाद में तो सचिन, भज्जी और जहीर खान जैसे खिलाड़ियों ने भी चैपल को रिंग मास्टर और कंट्रोल फ्रीक कहा। लेकिन गांगुली ने हार नहीं मानी। बिल्कुल नहीं। उनकी वापसी की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। 2006 का दक्षिण अफ्रीका दौरा, जब टीम का प्रदर्शन बहुत खराब था, तब उन्हें वापस बुलाया गया और मैंने पढ़ा है कि उन्होंने अपनी वापसी के लिए अपना बैटिंग गार्ड तक बदल लिया था। हाँ, ये एक बहुत बड़ा तकनीकी और मानसिक बदलाव था। उन्होंने मिडिल स्टंप का गार्ड लेना शुरू कर दिया था। तो एक आम श्रोता के लिए इस बात का क्या मतलब है? देखिए, आमतौर पर बल्लेबाज लेग स्टंप का गार्ड लेते हैं। मिडिल स्टंप गार्ड लेने का मतलब है कि आप क्रीज के और बीच में आ गए। इससे ऑफ स्टंप के बाहर की गेंदों को खेलना आसान हो जाता है। लेकिन इससे भी बड़ा मतलब ये था कि वे मानसिक रूप से एक रीसेट बटन दबा चुके थे। और उसका नतीजा जोहान्सबर्ग टेस्ट में दिखा। 51 रन बनाकर उन्होंने टेस्ट जिताया और फिर 2007 में टेस्ट क्रिकेट में दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। ये वापसी अकल्पनीय थी। लेकिन कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है। एक विद्रोही खिलाड़ी के रूप में सालों तक सिस्टम से लड़ने के बाद गांगुली खुद उस सिस्टम के शीर्ष पर बैठ जाते हैं। पहले क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल यानी कैप के अध्यक्ष और फिर बीसीसीआई के अध्यक्ष। राइट। लेकिन अध्यक्ष के रूप में उनका ये कार्यकाल विवादों से अछूता नहीं रहा। और देखिए, इस चर्चा में हमारा उद्देश्य बिल्कुल निष्पक्ष रहना है। हम दस्तावेजों में दर्ज तथ्यों को सामने रख रहे हैं, किसी का समर्थन नहीं कर रहे। बिल्कुल, हमें निष्पक्ष रूप से इस केस स्टडी को देखना चाहिए। स्रोतों के अनुसार उनके अध्यक्ष काल में 5 प्रमुख विवाद रहे। पहला विवाद था हितों का टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जी, उन पर आरोप लगे कि वे बीसीसीआई प्रायोजकों के प्रतिद्वंदी ब्रांड्स का प्रचार कर रहे थे और एक ही समय में दिल्ली कैपिटल्स के सलाहकार और कैब अध्यक्ष जैसे पदों पर भी रहे। दूसरा बड़ा विवाद विराट कोहली की कप्तानी से जुड़ा था। हाँ, कोहली को वनडे कप्तानी से बिना किसी स्पष्टीकरण के हटा दिया गया। जी। और T20 कप्तानी छोड़ने के मुद्दे पर भी दोनों के बयानों में भारी विरोधाभास दिखा। तीसरा विवाद भी नियमों को लेकर था। नियमों के विरुद्ध चयन समिति की बैठकों में उनकी कथित उपस्थिति की रिपोर्टें आईं। इसके अलावा चौथा विवाद 2020 महिला T20 विश्व कप के बाद महिला क्रिकेटरों के वेतन में देरी का था, जिसकी काफी आलोचना हुई। और 5वां विवाद एक सार्वजनिक कार्यक्रम का था। ओह हाँ, वो तनाव वाला सवाल। बिल्कुल। जब उनसे तनाव के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कह दिया कि जीवन में कोई तनाव नहीं है, केवल पत्नी और गर्लफ्रेंड तनाव देती हैं। इसे एक सेक्सिस्ट और असंवेदनशील टिप्पणी माना गया। तो जब हम इन विवादों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जो आक्रामकता और नियंत्रण की इच्छा एक कप्तान के तौर पर उनकी ताकत थी, वही एक प्रशासक के तौर पर उनके लिए चुनौती बन गई। एग्जैक्टली। ये दर्शाता है कि एक महान नेता होना और एक जटिल संस्था का निर्विवाद प्रशासक होना, ये 2 बहुत अलग कौशल हैं। कप्तान के तौर पर नियम तोड़ना बगावत मानी जाती है, लेकिन प्रशासक के तौर पर आपको व्यवस्था और नियमों के दायरे में रहकर काम करना होता है। ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है। लेकिन प्रशासक के रूप में इन तमाम उतार चढ़ावों के बावजूद जब अपनी विरासत की बात आती है तो गांगुली का नजरिया अत्यधिक विनम्र नजर आता है। ये उनके चरित्र का सबसे दिलचस्प विरोधाभास है। हाँ, जब उनसे पूछा गया कि भारत का अब तक का सबसे महान कप्तान कौन है, वो खुद या MS धोनी, तो उन्होंने बिना झिझक धोनी का नाम लिया। बिल्कुल। उन्होंने कारण भी साफ दिया कि धोनी ने विश्व कप जीता है, जबकि वे खुद 2003 में केवल उपविजेता रहे थे। और सिर्फ जीत नहीं, गांगुली ने धोनी की इस बात की प्रशंसा की कि वे झारखंड जैसे छोटे राज्य से निकलकर वैश्विक स्टार बने। इससे भारतीय क्रिकेट का भूगोल ही बदल गया। एग्जैक्टली। धोनी की सफलता ने वैभव सूर्यवंशी जैसे छोटे शहरों के अनगिनत युवाओं में ये आत्मविश्वास भर दिया कि क्रिकेट अब सिर्फ मुंबई या दिल्ली की जागीर नहीं है। और एक पूर्व कप्तान का अपने उत्तराधिकारी के लिए ये कहना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। ये तो एक सच्चे आर्किटेक्ट की तरह है जो अपनी बनाई इमारत को किसी और के द्वारा पूरा होते देखकर गर्व महसूस करे, न कि ईर्ष्या। मैदान पर वो इतने आक्रामक दादा थे, लेकिन धोनी को लेकर उनकी ये स्वीकारोक्ति उनके एक बिल्कुल अलग ही पहलू को दिखाती है। सही बात है। तो आज की इस पूरी गहन चर्चा को अगर हम समेटें तो हमने देखा कि कैसे सिचुएशनल लीडरशिप डूबते हुए संगठन को बचा सकती है, कैसे युवाओं पर भरोसा करना दीर्घकालिक सफलता देता है, और कैसे सबसे बुरे दौर के बाद भी मानसिक दृढ़ता के बल पर वापसी की जा सकती है। बिल्कुल।
लेकिन आज की चर्चा खत्म करने से पहले मैं श्रोताओं के सामने एक बहुत ही उत्तेजक विचार रखना चाहती हूँ, जो दस्तावेजों में तो नहीं है, लेकिन आज की हमारी इस बातचीत से उभरता है। वो क्या है? देखिए, वर्ष 2000 का वो काला मैच फिक्सिंग स्कैंडल भारतीय क्रिकेट के लिए एक अभिशाप माना जाता है ना? बिल्कुल। लेकिन जरा सोचिए, क्या वास्तव में वो स्कैंडल एक जरूरी कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक नहीं था? मतलब ये कि अगर वो संकट नहीं आता, अगर वो पुराना ढांचा खड़ा रहता, तो क्या एक बहुत ही पारंपरिक और रूढ़िवादी क्रिकेट बोर्ड कभी एक विद्रोही और युवा कप्तान को इतनी पूर्ण शक्ति देता कि वो पुरानी व्यवस्था को उखाड़ फेंके? अरे वाह, ये तो बहुत ही गहरा नजरिया है ना? शायद कभी कभी एक बहुत ही मजबूत भविष्य के निर्माण के लिए पुराने ढांचे का बुरी तरह से ढह जाना सबसे जरूरी शर्त होती है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। उस संकट ने ही तो उस बदलाव के लिए जमीन तैयार की थी। बिल्कुल। और श्रोताओं के लिए ये विचार सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं है। हम सभी इसे अपनी पेशेवर या व्यक्तिगत जिंदगी में देख सकते हैं। कभी कभी पुरानी चीजों का टूटना नए और बेहतर कल की शुरुआत होती है। और इसी विचार के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद।